यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑल नॉलेज। इस वीडियो के अंदर हम इरिगेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे और उनके बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। सिंचाई किसे कहते हैं या फिर इरिगेशन क्या है? फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना, यानी कि हमें अपने हाथों से फसलों को जो पानी पिलाते हैं उसे सिंचाई कहते हैं। जो बारिश होती है और वो फसलों में गिरती है तो उसे सिंचाई नहीं कहते हैं। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? सिंचाई के स्रोत में नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप आते हैं। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? राठ, डेकली, चरसा और पवन चक्कियाँ, जनरेटर, पवन पंप सेट, विद्युत और सौर ऊर्जाएँ समस्त सिंचाई के साधन हैं। मैंने आपको राठ की पिक्चर बता दी है। राठ सबसे प्राचीन साधन है जो जल को निकालने का काम करता है और वो भी 10 से 20 मीटर की गहराई तक। सोलर पंप, आप सोलर पंप की जो सेटअप है उसको देख सकते हो, किस तरह सोलर पंप का सेटअप लगा होता है। पंप नवीनतम सिंचाई साधन है, सौर ऊर्जा से चलित है और 1000 मीटर तक पानी उठाता है। सोलर पंप 3 हाउस पावर तक काम लेते हैं। कुल सिंचित क्षेत्र राजस्थान और भारत की तुलना में कुल सिंचित क्षेत्र है 8.8 मिलियन हेक्टर राजस्थान में और भारत में 76 मिलियन हेक्टर तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र है राजस्थान में 6.44 मिलियन हेक्टर और भारत में है 59 मिलियन हेक्टर तथा नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र राजस्थान में 26% और भारत में 40% पूरे टोटल भारत के अंदर। तालाबों के द्वारा 1.5 हेक्टर सिंचाई होती है राजस्थान के अंदर और भारत में 80%। कुएं द्वारा 37.8% और भारत में 30%। तथा नलकूपों द्वारा 33.8% राजस्थान में और 22% भारत में तथा अन्य द्वारा 1.2% राजस्थान में सिंचाई होती है और अन्य के द्वारा भारत में 1.25% सिंचाई होती है। कुएं और नलकूपों के दोनों को मिलाकर 70.95% भारत में सिंचाई होती है और 54% भारत में सिंचाई होती है कुएं नलकूपों के दोनों को मिलाकर टोटल भारत के अंदर। सिंचाई परियोजना वर्ध जो मेजर बोलते हैं उसमें क्षेत्र आता है 10,000 हेक्टर से ऊपर और उसकी लागत होती है 50 करोड़ से अधिक। मध्यम सिंचाई परियोजना जिसमें 2000 से लेकर 10,000 हेक्टर आता है और उसमें 5 करोड़ से लेकर 25 लाख तक खर्च होता है। लघु सिंचाई परियोजना जिसमें 2,000 हेक्टर से कम आते हैं और 25 लाख से कम खर्च होता है। सिंचाई की विधियाँ कौन कौन सी है? सतह सिंचाई विधि, अधोभूमि सिंचाई विधि, बिछारी सिंचाई विधि यानी स्प्रिंकलर विधि या बोलते हैं फुहारा विधि और रिसाव विधि या ड्रिप स्प्रिंकलर विधि। सतह सिंचाई विधि इसमें कौन कौन सी आती है? परवा सिंचाई विधि, वल्ले थाल विधि जिसे रिंग बेसन बोलते हैं और निक सिंचाई विधि जो ब्रॉड स्ट्रीप विधि बोलते हैं, कुड सिंचाई विधि जो फरवा मेथड बोलते हैं। सतह सिंचाई के अंदर पहली विधि है परवा सिंचाई विधि जो धान के अंदर काम आती है। नियंत्रण थाल विधि, इस विधि में खेत को 6x6 की क्यारियाँ बनाई जाती है, गेहूँ के अंदर काम आती है। तो वलय थाल विधि या रिंग बेसन विधि बोलते हैं जो फल वृक्षों की सिंचाई के काम आती है। तो निकवार सिंचाई जो ब्रॉड स्ट्रिप के नाम से जानी जाती है और गेहूँ जो जैसी नज़दीक बोई गई फसलों के लिए काम में आती है। इसमें 3x15 मीटर की चौड़ाई तथा 30 से
300 मीटर लंबी बनाई जाती है। तो कूट सिंचाई जो फरुआ मेथड बोलते हैं, ज्वार, मक्का, कपास, तंबाकू, बैंगन, टमाटर तथा गन्ने की फसल के लिए सिंचाई में काम आती है। इसमें पहली आती है कूड़ के अंदर नाली, जो मूंगफली के लिए उपयुक्त है, और लघु कूड़ जो किचन गार्डन के लिए उपयुक्त है, और एकांतर विधि जो अल्टरनेटिव बोलते हैं। 20 से 30% कम जल की आवश्यकता होती है, और मेड़ की एक तरफ भी पानी सिंचाई की जाती है। तो वर्ध कूड़ विधि, ये विधि 2 या 2 से अधिक फसलों के लिए उपयुक्त होती है। पंक्ति दर पंक्ति विधि, इस विधि में फसलों की बिजाई कूड़ों में की जाती है और 40% जल की बचत होती है। और सर्ग सिंचाई विधि गुरुत्वीय प्रभाव सिद्धांत पर भू स्तर पर जल रुक रुक कर दिया जाता है। कैलिब्रेशन विधि, ये विधि भारत में उपयोगी नहीं है। अधो सिंचाई विधि में सिंचाई धरातल के नीचे नालियाँ अथवा छिद्र युक्त पाइपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तक गहराई रखी जाती है 30 से 40 सेंटीमीटर तथा 2 नालियों के बीच की दूरी 15 से 30 मीटर रखी जाती है। बिछारी सिंचाई विधि, इसे फुहारा विधि भी बोलते हैं, जो फुहार के रूप में पौधे के ऊपर छिड़काया जाता है तथा 1000 लीटर प्रति घंटा से अधिक होता है स्पीड इसकी। ये प्रणाली 2 से 5 बार से अधिक दाब पर कार्य करती है। तब 10 से 16% भूमि की बचत होती है। इजराइल से विकसित की गई है, उबड़ खाबड़ भूमियों के लिए उपयुक्त है, और 30 से 50% पानी की बचत होती है, लेकिन लवणीय क्षारीय भूमि के लिए उपयुक्त नहीं है। रेन गन सिंचाई विधि, इस विधि का आविष्कार इटली में हुआ। सिंचाई जल को वर्षा बूंदों में फसल पर छिड़काव किया जाता है। इसमें एक ही स्थान से सिंचाई की जा सकती है। रेन गन पूर्ण क्षमता 10 एकड़ तक सिंचाई कर सकती है। रिसाव सिंचाई विधि को ड्रिप सिंचाई विधि भी बोलते हैं। ये विधि उन क्षेत्रों में सर्वाधिक उपयुक्त है जहां वर्षा कम होती है। पानी का रिसाव 1 से 4 लीटर प्रति घंटा रखा जाता है, और 50 से 70% जल की बचत होती है। फल व सब्जियों में सिंचाई का उपयुक्त विधि है। इस विधि में पाइप लाइनों में 2 से 3 kg प्रति शिशि का जल का दबाव रखा जाता है। गन्ने की फसल के उपयुक्त ड्रिप प्रणाली को टाइफून सिस्टम कहा जाता है। भारत में प्रमुख सिंचाई साधन नहरें हैं, तो राजस्थान में नलकूप और कुएं हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में झरने, तो राजस्थान में नहरों से सिंचाई सर्वाधिक श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। तो राजस्थान का सबसे ज़्यादा विकसित जो सिंचित जिला है वह श्री गंगानगर है। तो सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? हस्तचलित साधन है डेकली व बेड़ी, जो पिक कोटा या डेकली, दौड़ने टोकरी या बेड़ी। पशु चलित साधन में राहट व चरस आते हैं। पवन चलित साधन में पवन चक्की आते हैं, और शक्ति चलित साधन में डीजल पंप आते हैं। तो सिंचाई का सबसे पुराना साधन है चरस या फिर राट। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई भीलवाड़ा और भारत में तमिलनाडु में की जाती है। जल मांग है जल की वह मात्रा जो किसी फसल की क्षेत्र विशेष तथा परिस्थिति में निश्चित अवधि तक फसल की सामान्य वृद्धि हेतु आवश्यक होती है। तो जल मांग बराबर वाष्पोत्सर्जन प्लस वाष्पीकरण प्लस सिंचाई में जल की हानि प्लस विशेष आवश्यकताएं। तो वाष्पोत्सर्जन के बराबर पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया में प्रयुक्त जल की मात्रा अपॉन उत्पन्न शुष्क पदार्थ की मात्रा। तब प्रभावित कारक कौन कौन से जल मांग को प्रभावित करते हैं? मृदा की किस्म, जलवायु कारक, सिंचाई की विधियाँ, पानी का गुण और कृषि क्रियाएँ। सबसे अधिक जल मांग गन्ने में जिप्सम ब्लॉक मृदा में नमी मापने के काम आता है। जलमग्न मृदा में O2 के अनुपस्थिति में विनाइट्रिफिकेशन होता है।
तब कुंड सिंचाई विधि में पानी की बचत 20% होती है। तब पवन चक्की के लिए वायु की न्यूनतम गति होनी चाहिए 16 मील प्रति घंटा। प्रमुख फसल और उनकी जल मांग, सिंचाई की संख्या और प्रमुख क्रांतिक अवस्था। जल मांग सेंटीमीटर में है, अगर mm में हो तो एक जीरो और लग जाएगी। तो गेहूं की जल मांग है 45 से लेके 65 सेंटीमीटर। तो सिंचाई की संख्या रखी जाती है इसमें 5 से 6। तो इसमें प्रमुख क्रांतिक अवस्था है शीर्षक जड़ फुटन जो 21 दिन बाद में आती है। जोग में जल मांग होती है 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर और 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। बुआई के 30 दिन बाद सिंचाई की जाती है। तो सरसों की जल मांग होती है 20 से 30 सेंटीमीटर। ता सिंचाई की आवश्यकता होती है 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है फूल आने से पहले। ता चना 20 से 25 जो प्रमुख क्रांति अवस्था सरसों की है फूल आने से पहले सिंचाई की जाती है। चना जिसकी जल मांग होती है 20 से 25 सेंटीमीटर और जिसकी सिंचाई की संख्या रखी जाती है 1 से 2 और इसकी प्रमुख क्रांतिक अवस्था है फूल आने से पहले। तो अलसी की जल मांग होती है 25 से 30 सेंटीमीटर और 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इसकी प्रमुख क्रांतिक अवस्था है फूल आने से पहले। मक्का 50 से 80 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है और 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है और नर मंजूरी आते समय सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसकी सिंचाई प्रमुख क्रांति अवस्था है। तो मूंगफली की 50 से 70 सेंटीमीटर आवश्यकता होती है और 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इसमें प्रमुख जो क्रांतिक अवस्था होती है वो सुइयाँ निकलते समय। तो गन्ने में 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर सिंचाई की आवश्यकता होती है और 8 से 12 सिंचाई की आवश्यकता होती है और इसकी प्रमुख जो सिंचाई क्रांतिक अवस्था है वो कले निकलते समय है। तो तंबाकू 40 से 60 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है और 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है और प्रमुख क्रांति जो अवस्था होती है पत्तियों की चुटाई के समय होती है। आलू में 50 से 70 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अंकुरण के समय इसकी क्रांतिक अवस्था आती है। तो कपास में 70 से 130 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है और डोडे निकलते समय इसकी क्रांतिक अवस्था है। तो धान में 90 से 250 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रमुख क्रांति जो अवस्था होती है कले निकलते समय है। टमाटर में 30 से 50 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, तब 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है और इसकी जो प्रमुख अवस्था होती है फूल आते समय क्रांतिक अवस्था है। जल निकास, सतह जल निकास विधि और भूमिगत जल निकास विधि 2 विधियाँ हैं। सतह जल निकास विधि ये अधिक खर्चीली है, भारत में अधिक अपनाई जाती है। इसमें पहली आती है अस्थायी नालिका विधि और कट ऑफ नालिका विधि 2 आ गई। तीसरी विधि है इसमें स्थायी नालियाँ जो रेडम या फिर अव्यवस्थित क्रम में नहीं होती है। इसमें समांतर एक दूसरे के समांतर बनाई जाती है। बेडिंग नालियाँ, इन नालियों का निर्माण पृष्ठीय ढाल देते हुए किया जाता है। अक्रॉस स्लोप, ये ढाल के विपरीत दिशा में बनाई जाती है। तब भूमिगत जल निकास में टाइल नलिकाएं, चिकनी मिट्टी अथवा कंक्रीटी 7 सेंटीमीटर व्यास तथा 30 से 45 सेंटीमीटर लंबी छिद्र युक्त टाइलों का प्रयोग होता है। भूमिगत जल निकास विधि जिसमें पाइपलाइन विधि भी आती है। इस विधि में 10 से सेंटीमीटर व्यास से छिद्र युक्त लोहे या प्लास्टिक अथवा सीमेंट के पाइपों की नलियाँ बनाई जाती है। तब तीसरी विधि इसमें पत्थर व ईंटों की नलियाँ विधि। इस विधि में सहायक नलियों पत्थर की बनाई जाती है। रिबिल नलियाँ पत्थर व बॉक्स के टुकड़ों तथा पत्तियों से निर्मित नलियाँ होती हैं। तब मोल नलियाँ
ये नालियाँ मूल हल द्वारा बनाई जाती है। 60 से 70 सेंटीमीटर गहराई तक हल चलाया जाता है जो अंडाकार नलियाँ का निर्माण करती हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।